वेलकम करते हैं एक्सक्लूसिव विद वहीद हुसैन शो में आपको। और आज हम बात करेंगे लाहौर के अफसोसनाक जो वाक़या हुआ है, जिसके अंदर 12 से 14 बताया जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो जहाँ बाक हुए हैं एक घर की छत गिरने से, जहाँ पे उनको पढ़ाया जा रहा था। और बताया जाता है कि एक टीचर समेत 8 मज़ीद बच्चे जो हैं वो और बच्चे उसमें ज़ख्मी हुए हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब उसामा गाज़ी साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं और जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया उसामा। अब बताइएगा कि क्या अब इसको किस तरह से आप देखते हैं? आजकल के जो चैलेंजेज़ लोगों को दरपेश है माशी एतबार से, समाजी एतबार से, तालीम के एतबार से? वही भई बहुत ही अफ़सोसनाक और अंदोनाक वाक़या है, सान्या है। वालिदैन ने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा और ज़ाहिर है कि अपना पेट काट के, ये बड़े गरीब लोग हैं, जो किसी अच्छे स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, लेकिन फिर भी उनकी ख़्वाहिश कि उसके बावजूद वो ट्यूशन पे भेज सकें। और इसमें ट्यूशन की फ़ीस भी क्या है, वो जो खातून है, वो ट्यूशन की फ़ीस क्या ले रही हैं, किसी से ₹200 आ गया, ₹400 आ गया, इस तरह से वो है। कोई ये नहीं कोई बड़ा कोई ट्यूशन सेंटर था, ये इलाका भी इसी तरह का है। और खातून खुद भी ज़ख्मी हैं जो पढ़ाती थी यहाँ पर, और उनके ख़ावंद रेहड़ी लगाते हैं। अब आप सोचिए, रेहड़ी। तो अब इतनी गुर्बत की ये हालत है कि जहाँ पर वो पढ़ने वाले भी, पढ़ाने वाले भी बहुत ही गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इस साने के बाद ज़ाहिर है कि मशीनरी हरकत में आई कि जी बिल्डिंग नाक़िस थी, उसकी छत इस तरह से थी, खातून कहती हैं छत टपकती थी, हम कुछ काम करवा रहे थे, बाकी कोई इतना ख़ास काम कंस्ट्रक्शन का नहीं हो रहा था। लेकिन अब ये सानिया हो गया। आइंदा हम इससे किस तरह से बचें? असल बात ये है, एक तो ये हमारे यहाँ ये भी मसला आ जाता है कि वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जा रहे हैं, ज़ख्मियों को देख रहे हैं, तो कहीं तवज्जो इस तरफ ना हो जाए कि बड़ी-बड़ी अहम शख्सियत आ रही हैं। पहले तो ये कि उन बच्चों को बेहतर से बेहतर सहूलियात दी जाए, उसमें मुझे यकीन है कि ज़ाहिर है कि अब जो बच्चे ज़ख्मी हैं, उनके लिए कोशिश होगी कि उनको जिस तरह से भी हो सके, जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, उनको फैसिलिटी दी जाए। लेकिन मसला ये है भाई कि ये एक इंडिकेशन है जो हमारे यहाँ अब रिच और पुअर डिवाइड है, गरीब और अमीर का फ़र्क ये बढ़ता चला जा रहा है। अमीरों की सोसाइटियाँ अलग होती चली जा रही हैं। आपने भी अपने बचपन में देखा होगा, हमने भी ये देखा है बहुत बचपन में, और सुना भी कि पहले एक ही मोहल्ला होता था। किसी के पास पैसा आ गया है, वो अलग बात है, उसने घर अपना बेहतर बना लिया और बात है, लेकिन मोहल्ला एक होता था। और देहात में भी आप देखिए लाइफ़स्टाइल का फ़र्क ये होगा, किसी के पास ज़्यादा जानवर आ गए हैं, किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है, लेकिन मकान उसी गाँव में है। तो कम से कम पता होता था दूसरे की हालत क्या है, किस तरह से कोई जी रहा है। अब हमारे यहाँ डिवाइड इतनी आ गई है कि अभी आपने मुझे देखा कि एक वाक़या हुआ कि कफ़न के पैसे नहीं थे बाप के पास। तो लोग कह हुँ, रहे हैं जी देखिए कितनी बुरी बात है, कोई हमसाया नहीं आया, कुछ नहीं आया। भई बात ये है कि हो सकता है हमसाये के पास भी 2-4 हज़ार रुपया ना हो, 5,000 हुँ, रुपया ना हो। यहाँ तो तदफ़ीन के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। क्योंकि अब सेग्रीगेशन इतनी हो गई है कि अमीरों की बिल्कुल, सोसाइटियाँ लग गए, आपको वहाँ कोई गरीब ही नज़र नहीं आएगा। वहाँ सब गाड़ी वाले होंगे, वहाँ बिजली, गैस, वो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे होंगे सीवेज के लिए। और दूसरी तरफ ये है, यहाँ कौन चेक करेगा? क्या जिस तरह से हमारे जब इस्लामाबाद में सीडीए है, या लाहौर में एलडीए है, कराची में जनाब बल्दिया का अलग है, अब कराची में भी मैंने इस पे प्रोग्राम्स किए हैं। लोग कहते हैं हम क्या करें, अपनी जवान बच्चियों को किस तरह से इन घरों से निकाल दें जहाँ पर नोटिस आ जाता है कि खस्ता मकान है। वो कहते हैं हम इस हुँ, मकान में ही मर जाएँगे तो हमारे लिए ये बेहतर है। हम हुँ, खुली छत पे नहीं जा सकते। कहाँ जाएँ हम बच्चियों को लेकर? किस तरह हम दर-बदर की ठोकरें खाएँ? क्या फ़कीर बन जाएँ? बाहर किधर जाएँ? मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुझे ये बात कही गई बहुत से लोगों की तरफ से। कहते हैं अगर मौत आई, बारिश होगी, छत गिर जाएगी तो चले मर जाएँगे। क्या करें? कहाँ जाएँ? ये हालत है इस वक़्त। तो इसी तरह से इस मकान की भी हालत ऐसी थी। तो हम जितनी भी इस पर बात कर लें, क्रिटिसिज्म कर लें, लेकिन हमें गरीब को फोकस में लाना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज़ तो जो फौरी तौर पर की जा सकती है कि पूरे मुल्क में हम बल्दियाती निज़ाम लेकर आएँ। एक मज़बूत, सही, एक्यूरेट बल्दियाती निज़ाम जो एम्पावर्ड हो, नाम का ना हो। जब वहीं से वो टैक्स इकट्ठा कर रहा होगा, वो बल्दियाती निज़ाम, और उसको ऊपर से सपोर्ट होगी, सूबे की भी, विफाक की भी, और वहाँ पर लोग चेक, मसलन इस मोहल्ले का अपना एक काउंसलर हो, तो आप जाके उसको पकड़ सकते हैं कि आपने क्यों नहीं चेक किया कि ये मकान किस हालत में था, किस हालत में नहीं था। और वो चेक कर रहा हो कि अच्छा इस मकान की तामीर हो रही है, अगर कुछ भी होना है, तो पहले यहाँ खाली करवा लें इसको, किसी भी तरह से। हुँ, तो हुँ, कितने मकान एक एलडीए जाकर चेक कर सकता है, कहाँ-कहाँ जाकर, और उस मकान के अंदर अगर छोटी-सी भी कोई, आप अंदर ही अंदर गलियाँ हैं, कोई उसमें चेंज लेकर आ रहे हैं, क्या होगा? क्या इसका कोई आर्किटेक्चर होता है? इन गरीबों की बस्तियों का कहाँ कोई आर्किटेक्ट बनाता है नक्शे? इनके पास कहाँ पैसे होते हैं? बस जितने आए खुद से, बस सस्ती तरीन ईंट ली, किसी तरह ऊपर गारा लगाकर, कुछ भी मिट्टी से नीचे वो गार्ड लोहे के खस्ता हैं, कैसे हैं, लगाकर खुद से ही किसी तरह से बस छत बना ली और उसमें रहना शुरू कर दिया। इसी तरह का एक ट्यूशन सेंटर था, जहाँ पढ़ने वाले गरीब, पढ़ाने वाले भी गरीब, और ना किसी के पास इतने वसाइल हैं कि वो कोई बेहतर हालत में ज़िंदगी गुज़ार सकें।
बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ नेचुरली जो पॉज़िटिव दिखाई दे रही थी कि उन वालिदैन का एक जुस्तजू और ये ख़्वाहिश होना कि उनकी औलाद जो है वो तालीम हासिल करे, बिकॉज़ दे नो दैट एजुकेशन इज़ एम्पावरमेंट। वो आपको एम्पावर करती है। ऐसे-ऐसे हमने ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं, ब जुडिशरी के अंदर जजेस देखे हैं जो कि बिल्कुल यानी मामूली से देहातों से निकले हुए थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। देयर आर सो मेनी स्टोरीज़ नॉट ओनली इन पाकिस्तान, एवरीवेयर, यू नो। तो वो चाहते हैं कि चलो हमारी हमसे हमारी औलाद की जो ज़िंदगी है, वो बेहतर हो, दैट्स व्हाई उनकी यानी इस सोच को मतलब एप्रिशिएट करना चाहिए कि वो किस लेवल पे वो टीचर उनको पढ़ा रही होगी, जो एक बच्चा दूसरी, तीसरी क्लास में, बिकॉज़ ब ब बताया जाता है कि 6 से 14 या 15 साल की उम्र के सारे बच्चे वहाँ पे बच्चियाँ थे। सो दिस इज़ अ पॉज़िटिव यू नो साइड, बट द नेगेटिव साइड इज़ कि हमारे यहाँ जो ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट्स ने तालीम के ऊपर सही तरह से तवज्जो नहीं दी। हमने इस मुल्क के अंदर 4 किस्म के निज़ाम जो हैं वो पैदा कर रखे हैं। एक बिल्कुल एलीट के लिए इंग्लिश मीडियम है, फिर एक इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम है, फिर वो सरकारी स्कूल हैं, फिर उसके बाद मदारिस हैं, वो भी एक बहुत बड़ी तादाद में, यानी आप देखें कि लोगों के बच्चों को वहाँ पे रखते हैं, उनको खाना भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं। वो तालीम हासिल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे रियासत की जो ज़िम्मेदारी है, आई थिंक फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत बढ़ जाती है। दैट्स वेरी इंपोर्टेंट। दानिश स्कूल इज़ ओके, दैट्स वेलकम, लेकिन आपने ओवरऑल पूरे पूरे सूबे के अंदर किस तरह से चीज़ों को एड्रेस करना है। जो बात आपने की वही सब दुरुस्त है। देखिए, हम जितनी भी स्पेशल एजुकेशन का कर लें, स्पेशल से मेरी मुराद ये है कि जी हम खास तरह के एक्सीलेंस के ले आएँ, जितने भी स्कूल्स ले आएँ, हायर एजुकेशन कमीशन ले आएँ। लेकिन बुनियाद तो सर जो बुनियादी तालीम है वही है ना। जिस तरह आप बुनियादी सेहत का ख्याल करेंगे तो आप कई कॉम्प्लिकेशन से बचते हैं। इस तरह जी, बुनियादी तालीम तो हर बच्चे का, बच्ची का इस मुल्क में हक है। दीनी तौर पर, आईनी तौर पर, हर लिहाज से। तो बुनियाद तो आप अच्छी रखें। अब मसला यहाँ आ गया जो आपने दुरुस्त कहा कि मदारिस का क्या है कि आप जाकर पूछ लीजिए उनके वालिदैन से कि अगर उनको ये हो कि उनके पास खाने-पीने के पैसे हों कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरह कुछ बनाना चाहेंगे, तो कहेंगे जी बिल्कुल। तो मदारिस में क्यों फिर ज़्यादातर बच्चों को भेजते हैं? दीन से मोहब्बत, अक़ीदत, वो प्यार, वो अपनी जगह है। लेकिन उनके पास चॉइस भी नहीं होती कि खुराक वहाँ एग्ज़ैक्टली। पर मिल जाएगी, रिहाइश वहाँ हुँ, पर मिल जाएगी, ये चीज़ें हो जाएगी और अच्छा जब एग्ज़ैक्टली ये कुछ और वो 16 फ्री साल का होगा, कमाने के लायक दैट्स हो फ्री। जाएगा, जी जी, हाँ। तो जब कमाने के लायक हो जाएगा, तो एक वर्क फ़ोर्स में वो आ सकेगा और किसी तरह से वो काम कर सकेगा। हुँ, अब जहाँ तक सरकारी स्कूलों का हाल है, आप देखिए कि बदकिस्मती से हम उन ममालिक में शामिल हैं, जहाँ पर हम इस वक़्त दुनिया में जो चीज़ चल रही है, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में सेहत और तालीम ये बुनियादी चीज़ आती है। हम पाकिस्तान में सबसे कम दुनिया भर में जो आलमी मयार है, उसमें अगर आप देख लें, तो उसपे सबसे कम जो ममालिक खर्च कर रहे हैं अपनी तालीम और सेहत पे, उनमें पाकिस्तान है। हमारे हुँ। पास इतना बचता ही नहीं है। कर्ज़ की अदायगी में कितना जा रहा है, यानी सूद की ₹100 अदायगी में में कितना जा से रहा है। व 1% का मतलब ये हो कि ₹1 मैंने तालीम के लिए रखा है। बाकी जी, ₹99 जो है वो मैंने बाकी पूरी यानी ज़िंदगी के ऊपर जो है ना रियासत के वो लिए। मैंने लगाना है रियासत की। तो दिस जी, रिफ्लेक्ट्स कि जी हमारी अप्रोच जो है या हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम एजुकेशन, मतलब ये तो ख़ैर एक नेगेटिव किस्म की या एक पॉलिटिकल एलिमेंट इसमें हुँ, आ जाएगा कि जानबूझ के जो है गवर्नमेंट्स जो हैं वो लोगों को यानी नाख्वानदा रखना चाहते थे, ये अपने हुँ, राइट्स को ना समझ सकें, ये तालीम इनके पास नहीं आनी चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो कि इस किस्म का कोई अप्रोच होगी हमारे यहाँ। ज़ाहिर है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं चाहती कि वो बदनाम हो किसी भी एतबार से। दे माइट बी सही। डूइंग द एफर्ट क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है इस मुल्क की, बट स्टिल ये जो सेग्रीगेशन है आई थिंक कि उसकी वजह से अब ये यानी एक मोहल्ले के बच्चों को भी वालिदैन जो है वो इस छोटी लेवल के ऊपर उनको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ रही है। इट मीन्स दैट द एंटायर सिस्टम ऑफ आवर एजुकेशन इज़ नॉट यू नो अप टू द मार्क। डिलीवरिंग। हुँ। और इसमें देखिए आपने जो बात की ना पेरेंट्स की, सर देखिए गरीब पेरेंट्स, वो मज़ीद एजुकेशन के लिए किस तरह खर्च कर रहे होंगे। दुनिया में यकीन जानिए एग्ज़ैक्टली। वहीद साहब जितने हमारे वालिदैन अपने बच्चों की तालीम के लिए कोशिश करते हैं ना, दुनिया में नहीं इस तरह होता। ज़्यादातर तो तरक्की याफ़्ता ममालिक में उतनी ज़रूरत ही नहीं ना पड़ती। वहाँ तो सरकारी एजुकेशन का या प्राइवेट एजुकेशन का कोई ख़ास फ़र्क ही नहीं होता। सरकारी स्कूल, आप सरकारी बस और तालीम वहाँ पर मुफ़्त और म्यार एक जैसा मिल रहा होता है। लेकिन जो हमारे जैसे ममालिक हैं, उनमें अगर आप देख लें, सबसे ज़्यादा परेशान हमारे वालिदैन होते हैं। अपना पेट काट कर माएँ
जोड़े नहीं लेंगी, उनकी भी ख्वाहिशात होंगी बहुत सी, वालिद की भी बहुत सी ख्वाहिशात होंगी, वो काम छोड़ देगा, बच्चों को पता नहीं लगने देगा, खुराक में कमी ले आएगा, कहेंगे तालीम में कमी ना आए, यकीन जानिए इस तरह से करते हैं। हुँ, और जरा सी किसी को सहूलत हो जाए, अगर वो कहीं 2-3 हजार रुपए में करवा रहा है स्कूलिंग, तो कहेगा 5,000 का स्कूल मिल जाए, 5 का है, जरा सा उसके पास पैसा आएगा, पहली चीज वो ये नहीं करेगा कि मेरे पास मोटरसाइकिल पुरानी है, मैं कुछ और कर लूं, कहेगा नहीं, इसको मैं इससे बेहतर स्कूल में करवा दूं, बेहतर से बेहतर स्कूल में करवाने की कोशिश करेगा। और ये गरीब तरीन तबका पाकिस्तान का, वो भी इसी कोशिश में लगे हुए थे कि अच्छा ट्यूशन में जाके शायद हमारा बच्चा, हमारी बच्ची और बेहतर परफॉर्म कर सके। और ये देखिए कि इतना बड़ा ये सानिया हो गया, यानी एक खानदान के 3-3 बच्चे भी चले गए हैं, एक ही घर ऐसा से, ही एक ही माँ ऐसा ही की ऐसा गोद ही उजड़ गई। ऐसा तो बड़ा ऐसा अंधोनाक और बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन इसको हमने हल करना है तो हमें तालीम पर खर्च करना है, हमें ह्यूमन डेवलपमेंट पर खर्च करना है, वरना हम इस तरह के सानिया देखते रहेंगे, पकड़ दकड़ और कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, उसामा कर रहे हैं। साहब जी, बिल्कुल मैं ये भी चाहूँगा कि आप इस पे बात करें कि देखें इस वक़्त जो हमारा माशी जो चैलेंज है वो पूरी दुनिया के अंदर है, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया के अंदर उसको देखा जा रहा है। फिर ये बीच में क्राइसिस दुनिया में आ गया, ये एनर्जी सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए। बट हमारे यहाँ अनफॉर्च्यूनेटली ओवर द ईयर्स हमने ये देखा है कि पिछले 20 सालों में अगर आप गवर्नमेंट्स को उठा के देख लें, 4-5 गवर्नमेंट्स आई और ज़ाहिर है कि तमाम बड़ी-बड़ी सियासी जमातों ने हुकूमतें की हैं। हमारे मामलात जो हैं वो ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। उन उसमें बेहतरी नहीं आ रही। जब तक आप लोगों की जो इनकम है उसको ज़्यादा नहीं करेंगे और उसके ऊपर टैक्सेस के ज़रिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है व्हाटएवर यू मे गिव अ नेम, उसकी वजह से उनकी जो यानी घर के अंदर एक जो भी इनकम है उस पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सारी अब आपने खुद कहा कि एक रेहड़ी लगाने वाला और उसकी वाइफ पता नहीं उसकी अपनी तालीम क्या होगी, वो 8वीं पास होगी, मैट्रिक हम्म। किया होगा उसने। तो वो वहाँ पे वो ट्यूशन पढ़ा के कोई ना कुछ वो जनरेट करना चाहती है। सो उस तरफ भी तो गवर्नमेंट को जो है, जो पॉलिसी मेकर्स है, दे हैव टू गिव अ सम काइंड ऑफ अटेंशन। सर वही साहब, एक तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पता चल रहा है कि हम उसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह बहुत सी चीज़ों में फ़ायदेमंद हो रहा होगा, लेकिन इट्स नॉट डिलीवरिंग। इस लेवल पर जिस पर आप और हम डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस लेवल पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का उस तरह फ़ायदा नहीं हो रहा। लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ रही। ठीक है, उनको खुराक के हवाले से कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन कब तक? तो हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना है। दुनिया भर में कोई भी गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करे कि जी गवर्नमेंट रोज़गार दे देगी, हुकूमत रोज़गार दे देगी, सरकारी हुँ, नौकरियाँ प इतनी ज़्यादा कर देगी, जो हमारे यहाँ पहले ही ज़्यादा है। यकीन करें हमारा हुँ, गवर्नमेंट का साइज़ बहुत बड़ा है, ऑलरेडी बहुत बड़ा ऐसा है। ही, तो हम ऐसा क्या ही। उसको और बढ़ा लेंगे? अभी तो हमने देखा जिस तरह भी कि अच्छा जी ओहो! पीआईए से जान छुड़वा लें। अभी हमसे स्टील मिल नहीं समझ रही। वो जी हम अब बापटा का क्या करें? इनको भी बेचें। अभी रेलवे का क्या करें? यानी हमारे यहाँ कोई सरकारी इदारा चल ही नहीं पाता हमसे। तो हमें ये सीखना होगा कि हमने गवर्नमेंट का साइज कम करना है और हमने प्राइवेट सेक्टर को इनेबल करना है। गवर्नमेंट का काम है ओवरसाइट रखना, ऐसा हुँ, माहौल फराहम करना जहां सरमाया लगाया जा रहा हो, सरमाया कमाया जा रहा हो, रोजगार के मौके पैदा हो रहे हो। ये हुँ, काम होता है। इसीलिए हम देखें ना, सड़क चले गवर्नमेंट बना देगी, सड़क बन जाएगी तो आमदोरफ्त ज्यादा अच्छी हो जाएगी और उससे डेवलपमेंट का काम हो सकेगा, इकोनॉमी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकेगी। ये उनके काम होते हैं। अच्छा जी फलां जगह पर हम इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं, ये करें वो करें। हुकूमत खुद अगर इन कामों में पड़ जाएगी, खुद से अभी हमने यूटिलिटी स्टोर जो बुनियादी चीज थी, चले गरीब को भी कुछ मिल जाए, वो भी हम नहीं चला सके। तो गवर्नमेंट तो की तरफ सोचना भी नहीं चाहिए कि जी ये नौकरियां दे देंगे, ये सरकारी नौकरियां जी और ज्यादा कर दें। वही लाइन लगी होती है हमारे यहाँ, 200 की पोस्ट आती है, यकीन करें 20-20 हजार आदमी, मैं तो कम बता रहा हूं आपको, 20-20 हजार आदमी और हाईली क्वालिफाइड आदमी वो उसके लिए अप्लाई कर रहा होता है। तो हमें यहाँ रोजगार के मौके पैदा करने की शदीद जरूरत है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और उसके लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स भी जाना पड़ेगा। इस तरह नहीं और कि अच्छा दूसरा जी गवर्नमेंट टेक्निकल, जी स्पेंडिंग है हाँ, और वहां से। टेक्निकल जो लोगों को हम टेक्निकली अगर हम ट्रेन करेंगे, देखिए मिडल ईस्ट के अंदर हमारे मिलियंस ऑफ वर्कर्स जो हैं, जो कि तकरीबन इस दफ़ा बता रहे थे कि 32 से 34 बल्कि $40 बिलियन जो है रेमिटेंसेस बाहर से आए हैं। और आप देख लें कि हम वैसे ही वी आर शॉर्ट ऑफ डॉलर्स, जिसकी वजह से ये सारा स्यापा हमारा आईएमएफ वाला है कि जिसमें हमने इस साल गवर्नमेंट के अपने फिगर हैं 8,054 अरब रुपए जो हैं हम अदा कर रहे हैं सूद में, दैट इज इक्वल टू $30 बिलियन। तो अब मसला ये है कि हम सूद को अदा करें, लोगों से टैक्स सारा जमा करके, चाहे वो पेट्रोल की लेवी के अंदर है, चाहे वो बिजली के बिलों के अंदर है, गैस के बिलों के अंदर है, या इन आपने जीएसटी लगा दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए लोगों के ऊपर, या जितने भी सैलरीड क्लास है उसके ऊपर हमारी तो तनख्वाह से पहले ही जो है ना पैसा हमें काट के दे दिया जाता है।
सो द प्रॉब्लम इज़ कि लोगों की बुनियादी तौर पे रोज़गार भी नहीं है। दूसरा इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर बहुत बड़ा गैप पैदा हो रहा है और ये वो सूद है बुनियादी तौर पे हमारे ऊपर, कर्ज़े जो हैं अंदरूनी-बैरूनी, जिसको हुकूमत मीट करना चाहती है ताकि डिफ़ॉल्ट से बच जाए। उस डिफ़ॉल्ट के चक्कर में जो है ना पूरी की पूरी कौम जो है, वो इस वक़्त मुसीबत में पड़ी हुई है। भाई साहब, एक तो अखराजात हमें कम करने पड़ेंगे। ये पेंशन का बिल है, दीगर अखराजात हैं, इसको कम करना होगा। कोई भी गवर्नमेंट हो उसमें ये आ जाता है कि जी क्या करें, किधर से कम करें। अभी ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस हुए थे, जंग के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, वो खत्म कर दिए गए। उसी तरह हम पेट्रोल देख रहे हैं, उसी तरह 2-2 3-3 गाड़ियाँ देख रहे हैं। कहा जाएगा जी इससे 20-25 अरब रुपए का फ़र्क पड़ जाएगा। इससे डायरेक्शन का फ़र्क पड़ता है सर, कि आपकी डायरेक्शन क्या है। हुँ, दूसरा जो आपने बात एग्ज़ैक्टली। की ना डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, सेहत और तालीम का। ये भी इश्यू है कि हमारे यहाँ 75 अरब रुपया एमएनएस में तक़सीम कर दो, कि जी ये डेवलपमेंट करेंगे। अब वो क्या जो नज़र आएगी, वो पैसे लेकर कोई स्कूल को बेहतर नहीं करेगा, वो कोई हॉ वहाँ कोई बेसिक हेल्थ यूनिट को बेहतर नहीं एग्ज़ैक्टली, करेगा। वो सड़कें एग्ज़ैक्टली। पक्की कराने पर, कोई और गैस का हुँ, करने पर लग जाएगा, अच्छा जी वो मैं पाइप डलवा देता हूँ, फलाना डलवा देता हूँ, इस तरह कुछ काम करता हूँ। भई बाहर से फिर वो गैस का बिल ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। यानी दिखा देखने में जो चीज़ आ जाए, मुझे अगली दफ़ा वोट मिल जाए, प्रॉब्लम ये है। स्कूल का मैं बेहतर करूँगा तो बच्चा मैट्रिक करेगा, वो जी 16 साल का होगा, वो 18 में जाके मुझे वोट करेगा। आज स्कूल का बच्चा दाखिल करूँगा, 10 साल की तालीम है, वो कहाँ रिज़ल्ट आएगा, क्या होगा? अच्छा हेल्थ हुँ, का फौरी तौर पर कुछ नज़र नहीं आएगा जी, लोग बीमार होना कम हो गए हैं, क्या पता लगेगा, क्या नहीं। ये जो सड़क, गलियाँ, जो बल्दियाती काम है, प्रॉब्लम वही है। उसी पर वो लगा रहता है। एमएनए, एमपीएस की यही पर होती है। कानून साज़ी नहीं करनी, यही कि अगले हमने 20 साल के लिए करना है। सर ये काम होता है हुँ, पार्लियामेंट का, कि हमें हुँ, अगले 20 साल के चैलेंजेस, 30 साल के, 40 साल के क्या हैं? आज ये सिंध-तास मुआहदे की कितनी गड़बड़ हो रही है, इसको हमने किस तरह से सेव करना है? पानी का हमारे लिए क्या मसला आ रहा है? वो इसी में पड़ा रहता है कि अपने इलाके में जाएगा, हाँ जी, वो थाना कचहरी का क्या मसला है जी? लाओ जी, ओ जी उसको फ़ोन करो। अच्छा जी, वो मेरी सड़क, वो भी बेचारे वही कहेंगे जी गली पक्की करा दें, सीवेज का मसला है, फलाँ मसला है। सर कौन-सा मुल्क है मुझे बता दीजिए तरक्की याफ़्ता, ज़ुरान ममदानी का आजकल बड़ा सुनते हैं, न्यूयॉर्क का मेयर जी मुसलमान। अब आप ये देख लें कि कोई मुल्क आप मुझे दिखा दीजिए तरक्की याफ़्ता है और वहाँ पर मज़बूत बल्दियाती निज़ाम नहीं है। कहीं मुझे आप ऐसा बता है। दीजिए। तो हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं अपनी यानी तसदीक कर लूँगा। यहाँ तक, यानी जब आप देख रहे थे कि जब इसकी कैंपेन चल रही थी तो उसका जो यानी ज़ाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट ही वाज़ कमेंटिंग ऑन हिम बिकॉज़ ही वाज़ चैलेंजिंग दिस द स्ट्रक्चर, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिका। पूरे अमेरिकन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को वो चैलेंज कर रहा था कि भाई मैं एक यानी दुनिया का ज़ाहिर है बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूयॉर्क सिटी है, वो शहर है, मैं उसके अंदर जो है वो चेंजेस लेकर आऊँगा, और उसने उनको पॉइंट आउट किया। एंड एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी उसको कॉल हुँ। किया, बुलाया और उसके साथ मीटिंग की। सो इट मीन्स कि वो आप वाली बात कि लोकल जो सिस्टम है, हमारा स्ट्रक्चर जो है, अगर हम उसको बेहतर कर लें, तो जी। डेफिनिटली अमरीकी सदर की तरफ न्यूयॉर्क के हुँ। शहरी जो हैं वो नहीं देख रहे होंगे कि यार हमारा पानी का मसला है यहाँ पे, आप आके इसको हल बिल्कुल करें, या ट्रैफ़िक कोई का सर, नालियाँ हमारी बंद लॉ एंड कर ऑर्डर दीजिए। का। सर ट्रैफ़िक का भी वो देखता है, लॉ एंड ऑर्डर का भी हाँ, देख रहा है, रेंट का भी सही है। वो देख रहा है, हुँ, दुकानों का भी वो देख रहा है, अच्छा वहाँ खुराक का भी वो देख रहा है। और हुँ, एक सैकड़ों शहर हैं सर अमेरिका में, सैकड़ों। वो एक शहर का आप देखिए कि किस तरह से, और उसने वो बदला है। उसने अपने वहीं से उतने ही पैसे करके, टैक्सेस भी कंट्रोल करके, डेवलपमेंट वो करके दे रहा है। अच्छा, कल को हो सकता है जी प्रेज़िडेंट के लिए लड़ना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि वो अगर एक शहर में परफ़ॉर्म कर देगा, आपको एक नई लीडरशिप भी तो मिल जाएगी। एक एक देखिए ना, नीचे से एक बंदा आ जाएगा, आगे आ जाएगा, हुँ। तो उसमें कई हमारे पास डायमेंशंस हैं। उर्दगान साहब का मिसाइल है, ही वाज़ आल्सो अ मेयर और जी, फिर जी। बाद में बने वो अहमदुल-निजाद, वज़ीर-ए-आज़म और सदर। साबिक ईरानी सदर, हाँ, येस, वो देख लें। तो येस, इस तरह की मिसालें हैं। तो येस। सर हमें मजबूत बल्दियाती निज़ाम, एक प्रॉपर नाम का नहीं, वो हमें चाहिए, ताकि यहाँ पर जितने भी ये लोकल सतह के मसाइल हैं, चाहे वो लोकल एजुकेशन है, लोकल सतह पर हेल्थ है, इवन ये मैं गली मोहल्ले की भी बात कर रहा हूँ जी, सीवेज का, पानी का मसला है, बिजली का है, ट्रांसपोर्ट का उस लेवल पर है। ये सारे वहाँ पर जब जाएँगे तो हम बेहतर डिलीवरी देखेंगे। ये कोई इतना मसला नहीं है, और शायद 5 से 10 साल में ही हम चीज़ों को बहुत बेहतर देखें। अभी हम देखते हैं सुथरा पंजाब का जिस तरह से है, एक आया उसमें मसाइल देख रहे हैं, लेकिन उसमें डिलीवर हुआ। 1122 की आप मिसाल देखिए। अगर एक प्रॉपर इदारा खड़ा कर दिया जाए, एक चीज़ बना दी जाए, उसको चलने दिया जाए। होता ये है कि वो डिक्टेटरशिप में अगर कोई ले आया है काम, तो उसके बाद फिर जमहूरियत की तरफ आते हैं, वो सारा कुछ ही दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक हमारे यहाँ बड़ा मसला है कि कंटिन्यूटी ऑफ सिस्टम नहीं है। उसामा गाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक इम्पोर्टेंट इश्यू के ऊपर जो है अपने व्यूज़ हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।